हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। माय नेम इज़ मनीष और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज यानी कि 8 जनवरी 2023 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स में हैं। आज के न्यूज़पेपर में इन सभी चीज़ों के ऊपर हमने कुछ ना कुछ न्यूज़ डिस्कस की थी, तो देखते हैं एक एक करके। लेट्स गेट स्टार्टेड। How many of the following statements are correct regarding India-Maldives relations? तो इंडिया मालदीव्स आज हेडलाइन थी न्यूज़पेपर में, तो देखते हैं इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस के बैकग्राउंड के कंटेक्स्ट में इनमें से कौन कौन सी बातें करेक्ट हैं। अंडर ऑपरेशन कैक्टस इन 1988 the Indian armed forces have helped the government of Maldives in the neutralization of the coup attempt। 1988 में मालदीव्स में एक तख्ता पलट या मिलिट्री कू होने लगा था जिसको रोकने में इंडिया ने हेल्प की थी थ्रू ऑपरेशन कैक्टस। सही है ये स्टेटमेंट। मतलब इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस में इंडिया ने बहुत बार मालदीव्स की एज अ नेबरहुड फर्स्ट या जितनी भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमने उनको बहुत ज़्यादा फेवर की है। ऑपरेशन कैक्टस वॉज वन ऑफ दोज। अंडर ऑपरेशन नीर, नीर का मतलब होता है पानी। अंडर ऑपरेशन नीर इन 2014 India supplied drinking water to Maldives to deal with the drinking water crisis। ये भी correct statement है। And third, under Operation Sanjeevani, India supplied essential medicines to Maldives as assistance to fight COVID-19। संजीवनी के अंडर हमने essential medicines भी भेजी उनको और उसके बाद वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के तहत हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन्स भी भेजी। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ऑल थ्री आर करेक्ट। तो इंडिया मालदीव्स रिलेशंस में अब मोहम्मद मिर्ज़ोई की इलेक्शन के बाद ज़रूर थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लग गई है, बट वी हैव हैड रियली गुड रिलेशंस विद मालदीव्स इन द पास्ट। तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सेकेंड, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग लक्षद्वीप? ये भी न्यूज़ में है बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी लक्षद्वीप विजिट किए, उसके बाद से ही इंडिया मालदीव्स में ये टसल शुरू हुई है बिकॉज सम मिनिस्टर्स ऑफ मालदीव्स कमेंटेड एडवर्सली अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी। कितनी स्टेटमेंट्स इनमें से सही हैं? द लक्षद्वीप इज एन आर्किपेलागो, आर्किपेलागो का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स ऑफ 36 आइलैंड्स एंड आइलेट्स मेड अप ऑफ एटॉल्स, रीफ्स एंड सबमर्ज्ड बैंक्स। ठीक है ये स्टेटमेंट। Second, the islands are made up of coral deposits, pebbles, shingles, cobbles and boulders are part of the reunion hotspot volcanism। अब essentially देखा जाए तो ये दोनों ही क्वेश्चंस ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं लक्षद्वीप की। पहले में बताया गया है कि ये एक आर्किपेलागो है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिसमें आइलैंड्स, आइलेट्स, एटोल्स, रीफ्स ये सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं। और दूसरा कह रहा है उसकी नेचर ऑफ फॉर्मेशन कोरल डिपॉजिट से बना हुआ है, यानी कि कोरल रीफ्स के डेड रिमेन्स के ऊपर ये आइलैंड्स बने हुए हैं जिसमें पेबल्स, छोटे मोटे कंकर, पत्थर, बोल्डर सब कुछ शामिल है। और ये एक रीयूनियन हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म का हिस्सा है। रीयूनियन हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म मतलब ये वॉल्केनिक ओरिजिन के माउंटेन्स रहे हैं, ये भी करेक्ट है। थर्ड, द 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स द लक्षद्वीप आर्किपेलागो फ्रॉम द आइलैंड ऑफ मिनिकॉय। लक्षद्वीप और मिनिकॉय दो मेजर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हैं जिनको मिला के लक्षद्वीप बनता है। वैसे तो 3 हैं, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और एमिनदीवी आइलैंड्स, बट मेजरली हम इनको लक्षद्वीप और मिनिकॉय बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट में 8 डिग्री चैनल गलत लिख दिया गया है, तो ये गलत हो जाती है। इट इज एक्चुअली द 9 डिग्री चैनल दैट सेपरेट्स लक्षद्वीप फ्रॉम मिनिकॉय। तो फिर जो 8 डिग्री चैनल है वो किस किस को सेपरेट करता है? It separates Minicoy and Maldives, right? तो मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल, फिर मिनिकॉय के ऊपर आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है 9 डिग्री चैनल, इस तरह से। तो जैसे जैसे लेट्स से कि यहाँ पे नीचे इक्वेटर है, तो इक्वेटर से जब हम ऊपर ऊपर जाएंगे 0, 1, 2 डिग्री इस तरह से लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा। तो 8 डिग्री चैनल सबसे पहले नीचे आएगा मालदीव्स, मालदीव्स के ऊपर मिनिकॉय है, तो मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल, फिर मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल, इस तरह से ये है।
तो 2 स्टेटमेंट्स इसमें से सही हैं, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, हरिके वेटलैंड के ऊपर आज के न्यूज़पेपर में न्यूज़ थी कि वहां पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं। सो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द हरिके वेटलैंड वाज क्रिएटेड इन 1952 when a barrage was built near the confluence of Beas and Satluj rivers. So ये सही आंसर है, क्योंकि 1952 में बना था ये, और ये ह्यूमन मेड बैराज या एक तरह से बैरिकेड लगाया गया था। एक तरह से ये आर्टिफिशियल वेटलैंड है, मैन मेड वेटलैंड है, जहाँ पे इन दोनों नदियों का पानी आके मिलता है। बहुत सारा पानी रोक लिया गया जिससे कि एक वेटलैंड बन गया। इट इज़ अ रामसर साइट। यस, इट इज़ अ रामसर साइट। आज की डेट में इंडिया में 75 वेटलैंड्स हैं जिनको वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया हुआ है अंडर द रामसर कन्वेंशन ऑफ 1971, जो कि रामसर सिटी ईरान में साइन की गई थी और इंडिया भी उसका सिग्नेटरी है। तो इंडिया की आज की डेट में टोटल 75 वेटलैंड्स हैं जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के डिक्लेयर किए जा चुके हैं। द वेटलैंड हैज ऑल्सो बीन कंटैमिनेटेड by effluents which has reached critical levels. ये बिल्कुल करेक्ट है। और आई थिंक पॉल्यूशन या कंटैमिनेशन जैसी तो कोई भी पॉइंट अगर किसी नेचुरल एरिया के बारे में होगा तो वो मोस्ट लाइकली सही होगा। आयरॉनिकली दैट इज ट्रू। आप किसी भी वेटलैंड के बारे में ये कह सकते हैं जनरली भी कि ये एफ्लुएंट से कंटैमिनेट हो चुका है। मोस्ट ऑफ देम आर, सभी नहीं बट मोस्ट ऑफ देम आर। और ये तो वैसे भी पंजाब में है, एंड पंजाब इज नेशनली इनफेमस for using a lot of pesticides, chemical fertilizers। तो ये सब कुछ जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, ये सब कुछ नदियों में, पानी में, खेतों में बह रहा है। सो इट इज करेक्ट। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। न्यूज़ में ये इसलिए चल रहा है क्योंकि साइबेरिया, रशिया, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, इन पूरे नॉर्थ एशियन रीजन से जहाँ पे इस वक्त विंटर्स में जो सारी वाटर बॉडीज हैं वो जम जाती हैं, तो वहाँ से जो पंछी हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स, वो उड़ के इस तरफ आ जाते हैं। एंड हरिके वेटलैंड इज वन ऑफ द मेजर हॉटस्पॉट्स फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स। नेक्स्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट न्यूज में था क्योंकि रिटायर्ड आर्मी जनरल एम नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे ने एक बुक लिखी है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जिसमें उन्होंने इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ जो अभी डोकलाम में हुआ था 2-3 साल पहले जब वो आर्मी जनरल थे, उसके बारे में कुछ डिटेल्स शायद उन्होंने शेयर कर दी हैं बुक में। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने उस पर रिव्यू बिठाया हुआ है। अभी तक ये बुक रिलीज नहीं होने दी गई है, तो उसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है। तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 ब्रॉडली डील्स विद 2 एस्पेक्ट्स, स्पाइंग और एस्पियोनाज यानी कि जासूसी करना, एंड डिस्क्लोजर ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो 1923 में बना था वो चाहे ब्रिटिश के दौरान बना था, लेकिन उसमें यही 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिनको कि ऑफिशियल सीक्रेट माना जाता है। सेकंड, इट डिफाइंस द सीक्रेट इंफॉर्मेशन एज एनी ऑफिशियल कोड, पासवर्ड, स्केच, प्लान, मॉडल, आर्टिकल, नोट, डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन। अब ये स्टेटमेंट उस हद तक तो करेक्ट है कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है। कोई कोड हो सकता है, कोई पासवर्ड हो सकता है, कोई मॉडल, कोई आर्टिकल, कोई इंफॉर्मेशन, यही हो सकता है सीक्रेट इंफॉर्मेशन। लेकिन ये कहना कि ये एक्ट डिफाइन करता है कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन क्या होती है मे नॉट बी ट्रू, एंड इट इज नॉट ट्रू। ये एक्ट डिफाइन नहीं करता है कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन क्या होगी। इट लीव्स इट टू द गवर्नमेंट टू डिसाइड। और गवर्नमेंट ने उसके बाद अलग से ऑर्डर इशू किया जिसमें उन्होंने बताया कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन में हम किन किन चीज़ों को मानेंगे, लेकिन इस एक्ट में डिफाइन नहीं है कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो गलत स्टेटमेंट है। बोथ द पर्सन कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन एंड द पर्सन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन कैन बी पनिश्ड अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। बिल्कुल ठीक है, दोनों को पनिश किया जा सकता है। तो अगर मैं एक ऑफिशियल हूं और मैंने कोई स्टेट सीक्रेट रिवील कर दिया तो मेरे पे तो केस होगा ही, जिसको मैं ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उस पे भी केस हो सकता है, उस पे भी एक्शन हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो 1 और 3 2 स्टेटमेंट सही है इसमें। सो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट vis-a-vis लीगल एड इन इंडिया।
आज के एक्सप्लेन पेज पे ये भी एक आर्टिकल आया हुआ है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पे। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इन 1980 a committee at the national level was established under the chairmanship of then Supreme Court Judge P.N. Bhagwati for implementing legal aid scheme। बिल्कुल ठीक है। In 1987 Legal Services Authorities Act was enacted। ठीक है। इस एक्ट के अंदर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के अंदर नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई थी 1995 में। ये भी ठीक है। और इसी के अंदर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज भी बनी थी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज भी बनी थी, सब कुछ बना था। लास्ट स्टेटमेंट है अ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इज हेडेड बाय अ सीनियर जज ऑफ द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसका हेड हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही होता है, सीनियर जज ऑफ हाई कोर्ट नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही होता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, इंडो बांग्लादेश रिलेशंस के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो शेख हसीना हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश फॉर अ 4th टर्म, तो उस पे ये है इंडो बांग्लादेश रिलेशंस पे। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश एज अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट स्टेट। यस, इनफैक्ट 1971 में बांग्लादेश क्रिएट ही इंडिया ने करवाया था, तो इट वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज। Second, India and Bangladesh share the longest land boundary that India shares with any of its neighbors। करेक्ट है। हो सकता है हमें इंडिया का फिजिकल मैप देख के लगता हो कि हम सबसे लंबी बाउंड्री शायद चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ या नेपाल के साथ शेयर करते हैं, बट नो, इट इज़ बांग्लादेश। अप्रॉक्सीमेटली 4096 किलोमीटर्स लॉन्ग बॉर्डर हम इसके साथ शेयर करते हैं। असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा शेयर बॉर्डर्स विद बांग्लादेश। यस, इसके लिए आपको पॉलिटिकल मैप की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। नेक्स्ट, एडवांस्ड एस्टिमेट्स आए हैं जीडीपी के। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट्स फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट्स, इंडियाज जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 7.3% इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। यस, एनएसओ का एस्टिमेट है और फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट भी है कि 7.3% से हम इस साल ग्रो करेंगे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि Q1 में हम ग्रो किए हैं 7.6% से और Q2 का डेटा के अकॉर्डिंग हम 7.8% से ग्रो किए हैं, बट वो फेस्टिवल वाला सीजन था तो थोड़ा सा कम हो सकता है। तो 7.3% इज द ओवरऑल प्रोजेक्शन। दिस इज स्लाइटली हायर देन द 7.1% ग्रोथ रिकॉर्डेड इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ये थोड़ी सी गलत है स्टेटमेंट। लास्ट ईयर हमारा 7.1 नहीं 7.2% ग्रोथ रेट थी, तो ये गलत हो जाती है। द फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट्स कॉन्स्टिट्यूट द बेस फॉर द बजट नंबर्स, ये सही है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 फरवरी को बजट आने वाला है और उससे जस्ट पहले ये एस्टिमेट आए हैं, तो बजट इनके अकॉर्डिंग बनता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, आज ई सेवा के ऊपर एक न्यूज़ आई हुई थी कि पंजाब में जो ई सेवा ई गवर्नेंस प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है। सो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स आर करेक्टली मैच्ड विद देयर स्टेट्स? अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि केरला में ई सेवनम प्रोजेक्ट चल रहा है। ये तो सबसे अच्छे माने जाने वाले ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स में से एक है, करेक्टली मैच्ड है ये। उत्तर प्रदेश में निवेश मित्र नाम का ई गवर्नेंस प्रोग्राम चल रहा है, ये भी ठीक है। बेसिकली किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट ने अगर स्टेट में इन्वेस्ट करना हो तो उसके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस है निवेश मित्र के अंदर, बिल्कुल ठीक है। छत्तीसगढ़ में ई श्रमिक सेवा नाम का पोर्टल चल रहा है, ये भी ठीक है। तो जो लेबरर्स हैं, डेली वेज लेबरर्स हैं, उनके वेलफेयर के लिए ई श्रमिक सेवा छत्तीसगढ़ में चल रहा है। तो तीनों सही मैच्ड हैं, ऑल द 3 आर करेक्ट, राइट। ई सेवनम इन केरला, निवेश मित्रा इन उत्तर प्रदेश एंड ई श्रमिक सेवा इन छत्तीसगढ़ और ई सेवा इन पंजाब। सो ऑल द 3 आर करेक्ट। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपने आज का न्यूज़पेपर की वीडियो देखी थी और आप ये सारे क्वेश्चन आंसर कर पाए हैं, देन इट्स रियली गुड। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।